नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार में सबसे पहले बात बंगाल की। बंगाल जहां चुनावी टक्कर में एक के बाद एक दांव खेले जा रहे हैं। ममता बनर्जी चोट लगने के बाद व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है कि उसके लिए बंगाल में बने माहौल पर ममता के इमोशनल कार्ड का कोई असर न पड़े। बीजेपी लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। यह आज शाम खड़गपुर में भी दिखा, जहां गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। गृह मंत्री असम से आज शाम ही बंगाल पहुंचे और 2 दिन वो यहीं पर यानी कि बंगाल में प्रचार करेंगे। खड़गपुर के इसी रोड शो में अमित शाह से आज तक ने खास बातचीत की। इसमें अमित शाह ने पहली बार ममता बनर्जी के व्हील चेयर कैंपेन पर बात की, उस इमोशनल गार्ड पर बात की जो इमोशनल गार्ड नंदीग्राम में चोट के बाद ममता बनर्जी खेल रही हैं। आज उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर कोलकाता में मार्च भी किया और फिर दुर्गापुर में रोड शो के लिए भी ममता पहुंच गईं। लेकिन दीदी के व्हील चेयर कैंपेन पर अमित शाह ने क्या जवाब दिया? आज बीजेपी की नई लिस्ट पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, जिसमें 3 मौजूदा सांसदों को बंगाल के चुनावी मैदान में उतार दिया गया। हमारी सहयोगी पौलमी साहा से गृह मंत्री की ये बातचीत, आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जो रोड शो पर हैं खड़गपुर में। अमित जी, एक जनसैलाब सा यहाँ पर आ रखा है, इसको आप परिवर्तन में परिवर्तित होते देख रहे हैं? निश्चित रूप से परिवर्तन का ही निशानी है। मैं 2.5 घंटे लेट हूँ। पूरा रोड खड़गपुर का एक भी व्यक्ति आज घर में नहीं है। खड़गपुर की राहें, रोड, रास्ते सब भरे पड़े हैं। यही बताता है कि बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ परिवर्तन करना चाहिए। आज आप लोगों ने काफी कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है, सांसदों को उतार दिया है, तो तृणमूल का कहना है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए सांसद उतार रहे हैं। चलिए, ऐसी टिप्पणियों का मैं जवाब देना नहीं चाहता, मगर सांसद का अधिकार है जनता का प्रतिनिधि दोनों सदनों में बनने का। ये फैसला बंगाल की जनता को करना चाहिए और ममता दीदी हमारे सांसदों से क्यों डर रही है? नहीं डरना चाहिए, जो भी आए सामना करिए। आपको क्या लगता है कि जो कुछ लोग हैं थोड़े बहुत नाराज है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वो आप उनको मना लेंगे? स्वाभाविक प्रक्रिया है, बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी का कैडर मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता बातों को समझते हैं। मुझे भरोसा है यहाँ जीतेंगे। यहाँ पूर्ण बहुमत की 200 सीटों से ज्यादा सीटों वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के जो काम 10 साल से नहीं हुए वो सारे काम होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सीमाओं को भी हम सुरक्षित करेंगे, तुष्टीकरण को बंद करेंगे, गुंडा राज भी बंद करेंगे और भ्रष्टाचार को भी बंद करेंगे। ममता दीदी के व्हील चेयर कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहिए? ममता जी का व्हील चेयर पे अब कैंपेन कर रही है, कह रही है मुझे तोड़ नहीं सकते। चलिए, हम तोड़ना भी नहीं चाहते, हम किसी को तोड़ना नहीं चाहते। हम टोलबाजी को तोड़ना चाहते हैं, हम करप्शन को तोड़ना चाहते हैं, हम घुसपैठ को रोकना चाहते हैं। मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं हो। आखिरी सवाल, सिंपैथी वेव उनके लिए क्रिएट होगा, आपको लगता है क्या वो दिक्कत की बात होगी भाजपा के लिए? देखिए, निश्चित रूप से नंदीग्राम सीट पर हम बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। शुभेंदु वहां बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे गृह मंत्री अमित शाह आज तक से खास बातचीत करते हुए। कैमरामैन रक्तम के साथ पौलमी साहा, कोलकाता आज तक। अमित शाह के साथ हमारी सहयोगी पौलमी की एक्सक्लूसिव बातचीत थी, जिसमें उन्होंने अपनी जीत का एक बार फिर से दावा किया। 200 पार। आज ही अमित शाह बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं असम से और आज ही बीजेपी ने बंगाल चुनाव की नई लिस्ट भी जारी कर दी। तीसरे चरण के 27 कैंडिडेट्स और चौथे चरण के 36 कैंडिडेट्स के नामों का बीजेपी ने ऐलान कर दिया। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि 3 मौजूदा सांसदों और 1 राज्यसभा सांसद को बीजेपी ने टिकट दिया। इस पर डीएमसी ने ताना मारा कि बीजेपी के पास कैंडिडेट्स ही नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है, जिसके कारण से बीजेपी को ऐसा करना पड़ रहा है, अपने सांसदों को टिकट देना पड़ रहा है। कई जगहों पर टिकट को लेकर नाराजगी भी है, लेकिन अमित शाह ने इसका जवाब दे दिया। कहा कि बीजेपी के सांसदों से टीएमसी को डर क्यों लगता है। बंगाल के लिए बीजेपी की नई लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं और बंगाल में नए माहौल के बीच दीदी से टक्कर के लिए बीजेपी ने अपना क्या नया फॉर्मूला निकाला है, आइए ये भी हम आपको बताते हैं।
बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चैटर्जी, स्वप्न दास गुप्ता, यश गुप्ता, राजीव बनर्जी। बीजेपी की नई लिस्ट के इन चेहरों को बंगाल खूब जानता है। व्हील चेयर पर दीदी माहौल बना रही हैं, तो बीजेपी भी बड़े चेहरों पर दांव लगा रही है। और आज जो इन्होंने माहौल बनाना चाहती है, इसका क्या परिणाम होने वाला है, नंदीग्राम वालों को कितना चोट पहुंचा है, इसका जवाब जब 2 मई को 2 मई को जब ईवीएम खुलने वाला है नंदीग्राम से या पश्चिम बंगाल से, तब पता चलेगा। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से परिवर्तन की लहर चल रही है और सत्ता परिवर्तन की लहर इतनी तेज चल रही है कि जिस प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश में 3 में जाके के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसी प्रकार की सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है और 200 से अधिक भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतने वाली है। बंगाल में टारगेट बड़ा है, खेल बड़ा है, तो लड़ने वाले नाम भी बड़े होने चाहिए, चेहरे भी बड़े होने चाहिए। ये दीदी से टक्कर में बीजेपी का दिग्गज फॉर्मूला। सांसद से लेकर एक्टर और दीदी के पूर्व मिनिस्टर तक सब मैदान में उतर गए। बीजेपी की लिस्ट में बाबुल सुप्रियो का नाम है, जो आसनसोल से सांसद है। मोदी सरकार में मंत्री भी। उन्हें जादवपुर की टॉलीगंज सीट से टिकट दिया गया है। वो दीदी सरकार में मंत्री और बड़े नेता अरूप विश्वास के सामने चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की लिस्ट में दूसरा नाम लॉकेट चैटर्जी का है, जो हुगली से सांसद है और बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष। उन्हें हुगली के चुनचुरा सीट से टिकट दिया गया है। वो टीएमसी के नेता असित मजूमदार को टक्कर देंगी। बीजेपी की लिस्ट में तीसरा नाम निश्चित प्रामाणिक का है, जो कूच बिहार से सांसद हैं और 2 साल पहले ही टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे। उन्हें दिनहाटा सीट से टिकट दिया गया है। वो टीएमसी के उदयन गुना को टक्कर देंगे। बीजेपी की लिस्ट में चौथा नाम स्वप्न दास गुप्ता का है, जो राज्यसभा के नामांकित सांसद हैं। उन्हें हुगली के तारकेश्वर सीट से टिकट दिया गया है। वो टीएमसी के रामेंदु रॉय के सामने होंगे। आज भाजपा पश्चिम बंगाल में एक जगह में आया है, जहां एक महान एक परिवर्तन सामने देख रहे हैं। लोग उसीलिए उत्साहित हैं, लोग उसीलिए बहुत इंस्पायर्ड है और ये इसको सब कंस्टिट्यूएंसी, सब क्षेत्र में इसको प्रकाश देने के लिए, इसका एक मोमेंटम बनाने के लिए आज हम लोग का एक बड़ा दायित्व है। देखिए, जितना बड़ा चैलेंज उतना ज़्यादा मोटिवेशन, मैं इसी तरीके से देखता हूँ। एमपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टरियल वो है, सब है, लेकिन राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई हैंड्स आर वेरी फुल। टॉलीगंज में मुझे जो दायित्व दिया गया है, मैं पूरी तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ लड़ूंगा और डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि ये सीट जीत के मैं अपने पार्टी के लिए ये सीट मैं जीत के दिखाऊंगा। सांसदों के उतरने का मैसेज यही है कि बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, कोई दांव नहीं छोड़ना चाहती। एक एक सीट जरूरी है। बड़े चेहरों से माहौल भी बनता है। बंगाल में बीजेपी के पास ऐसे बड़े चेहरों की कमी नहीं है। नई लिस्ट में 4 एक्टर्स के नाम हैं। यश दास गुप्ता अभी पिछले महीने ही बीजेपी में शामिल हुए। उन्हें हुगली की चांदी ताला सीट से टिकट मिला। एक्टर तनुश्री चक्रवर्ती पिछले हफ्ते ही बीजेपी में शामिल हुई थी। उन्हें हावड़ा की श्यामपुर सीट से टिकट मिला। एक्टर पायल सरकार ने 2 हफ्ते पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्हें कोलकाता की बेहला सीट से टिकट दिया गया। एक्टर अंजना बसु को जादवपुर की सोनारपुर दक्षिण सीट से टिकट मिला। 40 साल से जो प्रदेश विकास की प्यास में है, उसकी प्यास बुझाने के लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जो सरकार अच्छी तरीके से चला सके और एक सोनार बंगला का सपना जो बंगाल की जनता को लोगों ने दिखाया, उसको पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी। और इसलिए कुछ ऐसे लोग जो सरकार भी चला सके, ऐसे लोगों को हमने टिकट दिए हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी, कार्यकर्ता बहुत है, पर कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी चाहिए जो थोड़े से एकेडमिक रूप से साउंड हो, तो उन सब लोगों को हमने टिकट दिए। सांसद और एक्टर के बाद अब बात उन चेहरों की जो कभी दीदी के साथ थे, लेकिन एक एक कर बीजेपी में आ गए। इसमें विधायकों से लेकर पूर्व मंत्रियों तक के नाम हैं। इन्हें तो बीजेपी का टिकट मिलना तय ही था। नई लिस्ट में ऐसे कई नाम दिखे। इसमें सबसे बड़ा नाम राजीव बनर्जी का,
जो ममता सरकार में मंत्री थे, लेकिन 2 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें हावड़ा में डोमजूर की पुरानी सीट से ही टिकट मिला। दूसरा नाम वरिष्ठ नेता रविंद्रनाथ भट्टाचार्य का है, जो सिंगूर आंदोलन में ममता बनर्जी के साथी थे। 4 बार सिंगूर से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन दीदी ने इस बार टिकट काट दिया। उन्हें बीजेपी ने सिंगूर से टिकट दिया। तीसरा नाम प्रवीर घोषाल का है, जो हुगली के उत्तरपाड़ा सीट से टीएमसी के विधायक थे। वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी ने उन्हें उत्तरपाड़ा से अपना कैंडिडेट बनाया। Not to talk about candidates, talk about workers. They don't have workers, they do not have leaders. They are trying to create an atmosphere thereby forcing the TMC leaders and other party leaders to join them, to replace their own cadres and leaders. लेकिन बीजेपी की नई लिस्ट पर टीएमसी ताने दे रही है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट्स नहीं, इसीलिए सांसदों को उतारा जा रहा है, इसीलिए एक्टर्स को टिकट दिया जा रहा है और टीएमसी से गए दल बंधुओं को लड़ाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की लिस्ट देखकर लगता है कि यही बंगाल की जीत का सटीक फॉर्मूला है। पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। लेकिन इस राजनीति के बीच ममता बनर्जी बंगाल में व्हील चेयर पर घूम रही हैं, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी पूरा जोर लगाएंगी कि उन्हें लगी चोट से उन्हें चुनावी हमदर्दी मिले, फायदा मिले, और इसके लिए वो तैयारी भी कर चुकी हैं। कोलकाता में आज ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर निकली, रोड शो किया, तो बाद में अपनी चुनावी सभाओं के लिए भी वो निकल पड़ी। लेकिन ममता बनर्जी के इस इमोशनल कार्ड की वैलिडिटी कितनी है, ये इमोशनल कार्ड कितने दिन चलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनकी चोट के मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। राज्य सरकार और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट देखने के बाद यह साफ हुआ है कि किसी साजिश के तहत नहीं, बल्कि सुरक्षा में चूक से ममता बनर्जी को चोट लगी। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स पर आयोग ने जबरदस्त कार्रवाई कर दी। 3 बड़े ऑफिसर्स पर गाज गिरी है, जिनमें मुख्यमंत्री की सुरक्षा इंतजाम को देखने वाले ऑफिसर, जिले के एसपी और डीएम शामिल हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसके बाद भी ममता बनर्जी अपनी चोट का चुनावी कार्ड नहीं खेलेंगी? আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। पैर में पट्टी, व्हीलचेयर और 5 किलोमीटर का मार्च। ममता बनर्जी जैसी नेता ये मौका नहीं छोड़ सकती। चुनाव का पूरा माहौल अपनी चोट के इर्द गिर्द कर दिया। ऐलान कर दिया कि बंगाल में अब खेल और भी जबरदस्त होगा। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু এই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। শুধু ডক্টর 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। जख्मी शेर और भी खतरनाक होता है। दीदी ने यही संदेश दिया है और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। व्हीलचेयर पर बैठी दीदी के साथ साथ पार्क स्ट्रीट से हाजरा तक उनकी पूरी सियासी सेना चल रही थी। यात्रा शुरू हो गई। हम सोच रहे थे कि शायद वो मंच पे जाए और कुछ कहे, लेकिन वो मंच पे नहीं गई और सीधा उनको बाहर लेके आया गया है। मैं देख सकता हूँ आगे एम्बुलेंस भी रखा गया है। मीडिया का जवाब आप देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं, और जो तृणमूल समर्थक है उनके उत्साह भी आप खासा देख सकते हैं। भगदड़ जैसी मच गई है और यही होता है। ममता बनर्जी जब भी कहीं पे जाती है तो भीड़ उभर के आती है। इस तरह से भगदड़ आप देख सकते हैं। जो पुलिस कर्मियां हैं वो किस तरह से रस्सी लगा रही है। ममता बनर्जी को चोट लगे कई दिन हो गए और वो व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार में जुट गई। व्हील चेयर पर ही कोलकाता में ये रोड शो किया और खत्म भी हाजरा मोड़ की उस जगह पर किया
जहां उन पर सीपीएम के जमाने में हमले हुए थे। अभी ये माटी जो है ना, बंगाल की माटी बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। इसमें ज्यादा खेलने को मत करो, ज्यादा खेलने को कोशिश मत करो, क्योंकि इस बार जो खेला होगा ना, ये आखिरी खेला। आप एक बात सुना था ना शोले का, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। देखिए बंगाल की नया स्लोगन है, अमित मोदी कांदबे जाबे शेषेर खेला सेदिन हबे। ओ लवली। ममता बनर्जी अपनी पुरानी पॉलिटिक्स को रिपीट कर रही है, बस उनके सामने अब चैलेंज दूसरा है, सियासी दुश्मन दूसरा है। अपनी चोट से बने नए माहौल में वो आक्रामक बीजेपी के सामने अपने लोगों को बड़ा संदेश दे रही है। She is biologically much more fitter than many elderly people. ঠিক আছে, উনি এমনি নরমালি 7 থেকে 8 কিলোমিটার হাঁটেন, বাট ওনার উপর যে এটা নোংরা অ্যাটাকটা হয়েছে, এইটা সবথেকে বড় ব্যাপার। আমরা আমাদের বাবা মাদেরকে কতটা প্রোটেক্ট করে রাখি, উনি এটা 60 ঊর্ধ্ব মহিলাকে যারা এই ঘৃণ্য অ্যাটাকটা করেছে, আমার মনে হয় ইউথ হিসেবে আমাদেরকে সেটা প্রতিবাদ করা উচিত। अब व्हील चेयर से दीदी तेज चुनावी दौड़ लगाना चाहती और बीजेपी को रेस में पछाड़ना चाहती। ये बात अलग है कि अब ये सामने आ चुका है कि उन पर हमला नहीं बल्कि उनके साथ हादसा हुआ था। चुनाव आयोग को मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा में चूक की वजह से ममता बनर्जी को पैर में चोट लगी थी। 2 पर्यवेक्षकों और राज्य के मुख्य सचिव की रिपोर्ट देखने के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था देखने वाले आईपीएस विवेक सहाय को डायरेक्टर सिक्योरिटी के पद से हटाकर निलंबित करने को कहा गया है। 1 हफ्ते में उनके खिलाफ आरोप तय करने को कहा गया है। पूर्वी मिदनापुर के डीएम विभू गोयल का ट्रांसफर कर दिया गया, उनकी जगह आईएएस स्मिता पांडे को नियुक्त किया गया है। पूर्वी मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को तत्काल निलंबित कर दिया गया, उनकी जगह आईपीएस सुनील यादव को जिम्मेदारी दी गई। सीएम के साथ हादसे में और जो भी जिम्मेदार अधिकारी और सुरक्षाकर्मी हैं, उन पर भी 3 दिन के अंदर एक्शन लेने को कहा गया है और मुख्य सचिव से ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस मामले में जांच 15 दिन में पूरी हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद भी क्या दीदी अब अपनी चोट पर बात नहीं करेंगी और चुनावी माहौल नहीं बनाएंगे, और क्या उनकी चोट से वोट युद्ध नहीं होगा जो पिछले 3 दिन से चल रहा है। वो सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे कि विपक्ष ने मुझे मारा, पहले बंगाल की बेटी, फिर बंगाल की बेटी को मारा, ऐसे श्रृंखला उनकी चलने वाली थी शायद। पर मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि श्रृंखला को उन्होंने ब्रेक कर दिया और उनका षड्यंत्र उजागर हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे 5-6 लड़कों ने धक्का दिया, बाकी उनका ही एडमिनिस्ट्रेशन, उनके ही सीएस ने जो चुनाव आयोग को रिपोर्ट दी है उसमें कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ये एक दुर्घटना है। और इससे ममता जी का चेहरा बेनकाब हो गया जनता के सामने। अब वो भले ही चेयर पर बैठकर, व्हील चेयर पर बैठकर सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जनता के बीच में जाएं, पर ऐसे कॉन्फ्रेंसी करने से सहानुभूति नहीं मिलती। दीदी पब्लिक जो है ना, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि भटक जाए, 10 साल से वो भटक रही है ना। उनके परिवर्तन से परित्राण मिलने का समय आ गया है। अब व्हील चेयर हो या ना कार्ट व्हील हो, कुछ भी हो, इससे आप पब्लिक का सिंपैथी जो है वो नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। अब भले ही ममता की चोट को हादसा मान लिया गया, लेकिन इससे दीदी और टीएमसी को अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर चुनावी संदेश दे दिया है और वो अब इसी पर प्रचार करने आज से निकल पड़ी। पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। तो बंगाल के इस राजनीति के बीच हमें असम बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। असम में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। गृह मंत्री अमित शाह आज असम में थे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी असम के चुनाव प्रचार के मोर्चे पर पहुंचे। उन्होंने असम में कांग्रेस गठबंधन पर सवाल किया कि कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ चुनावी गठबंधन क्यों किया, बदरुद्दीन अजमल के साथ। जब असम में तरुण गोगोई कांग्रेस के कर्ता धर्ता थे, तब 15 साल अजमल की पार्टी से कभी समझौता नहीं किया गया, लेकिन इस बार कांग्रेस ने ऐसा किया। रक्षा मंत्री ने अवैध घुसपैठ पर भी बात की, जो असम के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। त्रिपुरा, असम और पश्चिमी बंगाल, बहनों भाइयों, सभी के बॉर्डर बांग्लादेश से लगते हैं। अब यदि भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकारें बन जाएंगी तो बांग्लादेश से भारत आने का जो अधिकांश रास्ता है
वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से ब्लॉक कर देगी और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर नहीं आएगा। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के बहुमंजिला घर एंटीला के बाहर मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो कार के मामले में हर दिन कुछ न कुछ नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक ये माना जा रहा था कि इस केस में किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है, लेकिन इसमें नए खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी एनआईए भी कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस भी। एनआईए ने इस मामले में मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। एनआईए ने सचिन के खिलाफ जालसाजी, विस्फोटक पदार्थों के साथ लापरवाही बरतने, नकली मुहर बनवाने, आपराधिक धमकी देने को लेकर मामला दर्ज कर लिया। जांच में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद स्कॉर्पियो और एक संदिग्ध इनोवा कार के बारे में भी नया खुलासा हुआ। इन सब के बीच मुंबई में राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई। शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। शिवसेना एनआईए की सक्रियता को लेकर सवाल उठा रही है। बीजेपी से सवाल पूछे गए हैं कि आखिर मुंबई पुलिस की जांच पर बीजेपी को विश्वास भरोसा क्यों नहीं। सर की ही गिरफ्तारी से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। शिवसेना खुलकर सामने आ गई, आरोप लगाए कि केंद्रीय एजेंसियां जांच को प्रभावित कर रही हैं, राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही। संजय राउत की माने तो ये राज्य को अस्थिर करने की साजिश है। खून पसीना बहाकर भागम भाग करके 24 घंटे में जिस तरह से एनआईए यहाँ घुस गई, ठीक है, केंद्र की जांच एजेंसी, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये काम हमारी पुलिस भी कर सकती थी और हमारे पुलिस ने एटीएस के पास उसकी जांच की। मुंबई और महाराष्ट्र एटीएस को इस देश में बहुत बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है, लेकिन केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राज्य को अस्थिर करने का काम है। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर सवाल उठाए। आरोप ये कि सचिन वाजे के पीछे सत्तारूढ़ शिवसेना क्यों खड़ी है। सचिन वाजे क्या राज छिपाए हुए हैं, इस खेल में कौन से बड़े नाम शामिल हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने सचिन वाजे के नार्को टेस्ट की मांग कर दी। वहीं शिवसेना कह रही है सचिन वाजे ईमानदार और काबिल अफसर। सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक अफसर है। मैं मानता हूं कि बहुत ही कामयाब और होनहार अफसर है। इन्वेस्टिगेशन करने में वो बहुत ही होशियार अधिकारी है। वाजे के मुख से ऐसे कौन से नाम निकलने वाले थे, वह नाम शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार को उन नामों का डर था। इसलिए हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, हो जाने दीजिए दूध का दूध पानी का पानी, कर नहीं तो डर किस बात का। सचिन वाजे की आप नार्को टेस्ट कराइए और जो भी सत्य है वो देश के सामने रखिए। शिवसेना इस बात से नाराज है कि मुंबई पुलिस की तफ्तीश के बीच में ही केंद्रीय एजेंसियां कैसे जांच में शामिल हो गईं। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, पर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये, एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार रखने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या मनसुख हीरेन की मौत का एंटीलिया केस से रिश्ता है? और तीसरा, क्या इस साजिश में सिर्फ इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी सचिन वाजे ही शामिल थे? अब तक की तफ्तीश के बाद एनआईए का यही मानना है कि एंटीलिया केस में किसी भी आतंकी संगठन का कोई हाथ नहीं। लिहाजा ऐसे में ये हर कोई जानना चाहेगा कि आखिर स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर पार्क करने का मकसद क्या था। दिवेश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ सौरभ अख्तानिया, मुंबई, आज तक। और अब खबर पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हंगामा मचा है और यह हंगामा इस बार एक वीडियो की वजह से। दरअसल लाहौर यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने कॉलेज कैंपस में सबके सामने अपने साथी से प्यार का इजहार कर दिया और जिस समय यह हो रहा था वहां पर बहुत सारे छात्र मौजूद थे। सबने अपने अपने कैमरे में इस पल को रिकॉर्ड कर लिया और फिर देखते ही देखते सोशल मीडिया में यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया। बस कट्टरपंथी एक्शन में आ गए। अब लड़का लड़की छिपते फिर रहे हैं। हंगामा बवाल इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान सरकार को बीच में बचाव करने के लिए उतरना पड़ा।
बाकी ये खुल्लम खुल्ला इजहार मोहब्बत। ये बेतकल्लुफी से मिलना, सरेआम गले लगाना, वाह क्या सीन है। लेकिन गलतफहमी मत पालिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान है। जी हां, सही सुना, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पंजाब का लाहौर यूनिवर्सिटी परिसर, जहां एक कॉलेज छात्रा ने सैकड़ों लोगों के बीच अपने दोस्त को प्रपोज कर दिया। लड़की घुटने के बल बैठकर गुलाब के फूलों का गुलदस्ता देकर प्रेम का इजहार कर रही है, और इसके बाद लड़के ने लड़की को सरेआम गले लगा लिया। इस खुल्लम खुल्ला इजहार मोहब्बत के बाद यूनिवर्सिटी में प्रपोज करने के लिए ऐसे कई वीडियोस सामने आने लगे। वीडियो बना क्या तुम्हें लाइफ पार्टनर तू क्या पाकिस्तान में इतना सब खुल्लम खुल्ला हो और बवाल न मचे, ये भला कैसे मुमकिन। इसके बाद बवाल तो मचना ही था। सबसे पहले सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया, फिर न्यूज चैनलों में घटना खबर बन गई। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म और तालिबा के एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज करने के बाद दीगर कई तलबा और तालिबात की वीडियोस मंजर आम पर आ गई हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि गैर अखलाकी हरकत में मुलव्विस तलबा से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तालिब इल्म ने मोहतरमा को उठाकर गले लगाया और बोसो किनार के वो मनाजिर भी देखने में आए कि इंसान का सर शर्म से झुक जाए। कट्टरपंथ के झंडाबरदार परेशान हो गए। भड़के लोगों ने वीडियो जारी करके खुलेआम धमकी दी। कट्टरपंथी सोच का पाठ पढ़ाया जाने लगा। जो लोगों ने रिएक्शंस दिखाए, ये भाई ये बेशर्मी है, बेगैरती है, बेहयाई है, इस अमल को हम पाकिस्तान के अंदर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान जहां पर हम इस्लामी निजाम को फॉलो करते हैं, शरीयत को फॉलो करते हैं, तो इसलिए ये एक गैर शरई अमल है। आप इस लड़की की हरकत देखिए कि पहले तो इस लड़की ने वो काम किया जो लड़के करते हैं, मतलब लड़के प्रपोज करते हैं, इसने उसको प्रपोज किया, चैलेंज कर लिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर खुलेआम सबके सामने उसको गले लगाया, चैलेंज वो भी लगा लिया। फिर उसके बाद इस लड़की ने क्या किया कि अब इस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया है, इस लड़की की गोद में लड़का सर रख के लेटा हुआ है और सामने उसके फ्रेंड सब कुछ देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप लोग तो वायरल हो गए, और वो कह रही है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बवाल मचा तो लाहौर यूनिवर्सिटी एक्शन में आ गई। लड़के लड़की को कमेटी के सामने तलब किया गया, लेकिन दोनों ने हाजिर होने की जगह इस जांच से दूरी बना ली। नतीजा, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मोहब्बत के दोनों दीवानों को कॉलेज से बाहर कर दिया। हम लोग इसी डिबेट में फंसे हुए थे कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी यूथ को इस तरह की चीजें पब्लिकली करनी चाहिए या नहीं, कि दूसरी जानिब लाहौर की उसी यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप उठाया। फॉर मी इट वाज एन एक्सट्रीम स्टेप। उन्होंने दोनों स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एक्सपेल ही कर दिया। लड़की ने लड़के को प्रपोज कर दिया, तौबा तौबा तौबा, इनको तो फौरन एक्सपेल करो। मैं ऐसी सोच की शदीद मुखालफत करती हूँ और शदीद मजम्मत करती हूँ। मैं समझती हूँ कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने बिल्कुल गलत रास्ता अपनाया है। पाकिस्तान में लोग बंट गए हैं। एक तबका समाज में इसे बदलाव के तौर पर देख रहा है, दूसरा तबका कट्टरपंथ की चादर ताने रहना चाहता है। कोरोना एक बार फिर बहुत तेजी से फैल रहा है। होली का त्यौहार हमारे सामने है और ऐसी स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। इसी के चलते हमारे देश के तमाम हिस्सों में सख्ती और पाबंदियां एक बार फिर से लौटने लगी हैं।
12 मार्च 2020। साल भर पहले कोरोना से भारत में पहली मौत हुई थी। साल भर बाद 14 मार्च 2021 यानी आज के दिन कोरोना अब तक 1,58,446 लोगों को शिकार बना चुका है। एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाला वायरस न सिर्फ अभी जिंदा है बल्कि एक बार फिर से ताकत के साथ सर उठाने लगा है। मुश्किल ये है कि मौजूदा दौर में जिसे कोरोना की दूसरी लहर कहा जा रहा है, लोग मास्क और एक दूसरे से दूरी जैसी सावधानियों को भूल चुके हैं। सर मास्क गिर गया मेरा। आप मास्क ले लीजिए। अब ले वही तो कह रहा हूँ, दुकान तक नहीं लेऊंगा सर। आपको लगता है कि गलती मास्क नहीं पहनना? हाँ जी सर। नाक के ऊपर ही है, थोड़ा सा नीचे हो गया, नाक के ऊपर ही है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, सबसे कहते हैं मास्क लगा के रखो, गाड़ी में मास्क लगा के रखना चाहिए। लगा लेंगे, थोड़ा लगाए थोड़ा दम घुटने लगता है, इसके चलते थोड़ा कम कर लेते हैं। आपको लगता है मास्क लगाना चाहिए? आप लोगों को कहते हैं मास्क लगाना? हाँ, मैं तो हर सवारी को मना करता हूँ कि आप मास्क लगा कर बैठिए गाड़ी में। होली का त्योहार सामने है और कोरोना के आंकड़े फिर से तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले दिनों में खतरा और भी ज्यादा होगा, क्योंकि भीड़भाड़ और लोगों के आपसी मेलजोल का कोरोना के फैलाव से सीधा कनेक्शन है। त्योहार के दौरान आपसी दूरी कैसे बनाई जा सकती है, ये सोचना भी बेईमानी है। यानी सब कुछ मिलाकर हालात करीब करीब वैसे ही तैयार हो रहे हैं जैसे पिछले साल दिवाली के वक्त थे। दिवाली में खरीदारी लगभग 2 हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है और बाजारों में भीड़ बहुत होती है। सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करने की वजह से दिवाली में केसेस बढ़ गए थे और साथ ही साथ विंटर्स एंड पोल्यूशन भी इसका एक कारण था। होली में भी जिस तरह से कम्युनिटी सेलिब्रेशन होता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा। मुंबई में बढ़ते कोरोना केसेस का ग्राफ साफ तौर पर दर्शाता है कि कोविड केसेस मुंबई में बढ़ रहे हैं। शनिवार के दिन 1700 नए केसेस पाए गए हैं और 5 लोगों की कोविड के चलते मृत्यु हुई है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने ये बार बार इशारा दिया है कि लॉकडाउन लग सकता है। कल उन्होंने रेस्टोरेंट और मॉल एसोसिएशन के लोगों से मुलाकात की, ये कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए। वहीं पर सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन अगर कोविड के केसेस मुंबई में ऐसे ही बढ़ते रहे तो आने वाले हफ्ते में कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शंस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अनाउंस किए जा सकते हैं। भारत में 16 सितंबर 2020 को 97,894 नए मरीज दर्ज किए गए थे। ये आंकड़ा अभी तक का सबसे ज्यादा है। इसी दौरान रोजाना करीब 1,000 लोगों की मौत भी दर्ज की जा चुकी है। 15 सितंबर 2020 को देश में 1,290 मरीजों की मौत हुई। ये भी देश में मौत का अभी तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। दहशत में डालने वाले इन्हीं आंकड़ों के साए में ईद और दिवाली के त्योहार बीते। करीब 3 महीने तक संक्रमण काबू में रहने के बाद एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें, कई जगह पे लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, क्राउड्स होने लगे जहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, कई पार्टीज ऐसे होने लगी। तो अगर उन ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति को भी कोविड हो तो वो बहुत सारे लोगों को एकदम इन्फेक्शन फैला सकता है और एकदम जो है केसेस बढ़ सकते हैं। और ये हमने कई राज्यों में देखा भी कि केसेस एकदम बढ़ गए हैं। हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन हमारे पास एक हथियार है जो इफेक्टिव रहेगा, लेकिन वो तभी इफेक्टिव होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद कोरोना की कहानी पुरानी हो गई है, उनके लिए संक्रमण और मौत के तेजी से बढ़ते आंकड़े खुली चेतावनी है। बचाव होगा तो सिर्फ सावधानी से, क्योंकि वैक्सीन तक अभी हर किसी की पहुंच नहीं है। आज तक ब्यूरो। कोरोना से हमें सावधानी बरतना है, डरना है, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। देखते रहिए आज तक।